फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। तो रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं होती हैं कि इसमें तापमान अत्यधिक उच्च होता है तथा जो वनस्पतियाँ होती हैं विरल होती हैं, अर्थात बहुत दूर दूर होती हैं। अगला बिंदु है गर्म रेगिस्तान सहारा। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो उत्तरी अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है, जो कि हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। यह प्रश्न पेपर बन चुका है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है। तो वह 11 देशों से घिरा है, जिसमें हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय अपने मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उतरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है। सहारा मरुस्थल बालू की परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहाँ बजरी का मैदान और नग्न चट्टानों सतह वाली उत्थित पठार पाए जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल बालू का मैदान नहीं है, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान पाए जाते हैं और थोड़ी नग्न चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानी सतहें लगभग 2500 मीटर की अधिक ऊँची तक भी हैं। ये जो चट्टानी सतहें हैं ये 2500 मीटर तक ऊँची भी हैं। अगला बिंदु है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ नदियों तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरी सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश बदल दिया। तो जो आज का सहारा मरुस्थल है, जो कि बहुत बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, वह शुरुआत से ही रेगिस्तान नहीं था। वह बहुत समय पहले पूर्णतः हरा भरा मैदान था, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण यह रेगिस्तान में बदल गया। अगला बिंदु, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो एक रिकॉर्ड था। तो सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया था, जो रिकॉर्ड है 57.7 डिग्री सेल्सियस। सहारा रेगिस्तान की जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। क्योंकि जलवायु शुष्क है, इसलिए वर्षा ऋतु जो होती है बहुत अल्पकाल के लिए होती है, क्योंकि वर्षा का सबसे प्रमुख घटक आर्द्रता होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश जो होता है बादल रहित एवं निर्मल होता है, इसका भी कारण शुष्कता ही है। शुष्कता के कारण आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। चूँकि वायु शुष्क होती है तो उसे जहाँ से भी नमी मिलती है वह वहीं से नमी प्राप्त करती है, इसलिए वायु शुष्क हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन जो होते हैं वह अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं तथा दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। दिन का तापमान बहुत गर्म हो जाता है, जो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है तथा रात अत्यधिक ठंडी हो जाती है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं, जिसका तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु में प्रमुख बिंदु क्या है कि सहारा रेगिस्तान अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होता है। चूँकि यह शुष्क होता है इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम, लगभग अल्पकाल के लिए होती है, तथा शुष्कता के ही कारण आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है एवं नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। यहाँ चूँकि शुष्कता होती है तो नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन बहुत गर्म होते हैं, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चले जाते हैं, तथा रातें और अधिक ठंडी होती हैं। जो अगला बिंदु है सहारा रेगिस्तान के लोग। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न लोग निवास करते हैं, जैसे कि बेदुइन एवं तुआरोग जनजाति। चलवासी जनजाति के लोग भी जो कि यहाँ निवास करते हैं वे बकरी आदि, भेड़, ऊँट आदि पशुधन को पालते हैं, जिनसे ये दूध तथा इनकी खाल से विभिन्न चमड़ा से बने वस्तुओं को बनाते हैं, तथा पशुओं के बालों को उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों में गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। तो सहारा रेगिस्तान इसमें प्रमुख बिंदु यह था कि इसमें बेदुइन, तुआरोग तथा चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। अगला बिंदु है सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों में निवास में मदद करती है। तो सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मरु उद्यान एवं नील घाटी जो होती है इसमें
नील की घाटी है जो मिस्र में, वहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं तथा यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो मिस्र में कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मरु उद्यान क्या है। तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तथा वहाँ गर्त बन जाती है और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरु उद्यान बनते हैं। तो जब रेत पवनों को उड़ा ले जाती है और गर्त बन जाता है तो वह उस गर्त पे जब भूमिगत जल सतह पर आ जाता है उसे मरु उद्यान कहते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। क्योंकि रेगिस्तान आदि में जल की मात्रा बहुत कम होती है, जल बहुत बिरल पाया जाता है, इसलिए यह इस मरु उद्यानों के आसपास ही लोग निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलों उगाते हैं और इन्हीं के आसपास खजूर पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असमान रूप से भी बड़ा भी हो सकता है। ये मरुद्यान कभी कभी बहुत बड़े भी हो सकते हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। तो मोरक्को में टैफिलालेट, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसमें अगला बिंदु बनता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रों वाले देश को लद्दाख नाम दिया गया है जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि लद्दाख किन दो श्रेणियों के बीच में है। तो इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी है तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत पाए जाते हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। लद्दाख में होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटी एवं महाखड्ड गाज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे ग्रेंगी हिमानी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। ग्रेंगी हिमानी अगर प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ है तो वह लद्दाख में है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। चूँकि ऊंचाई बहुत अधिक है इसलिए यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है और शुष्कता के कारण ही यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इसकी ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। क्योंकि वायु परत पतली हो जाती है ऊंचाई के कारण, इसलिए सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो ग्रीष्म में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ही ऊपर जाता है तथा रात के तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में यह बहुत अधिक बर्फीला हो जाता है तथा तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम आपको चित्र में बताएं कि अगर ये हिमालय है तो लद्दाख इधर पड़ जाता है। तो जो पवनें आती हैं, अगर पवनें इस तरफ से आई तो यहाँ से टकरा के इधर ही बारिश कर देंगी और इधर ही वापस चली जाएंगी। इसलिए ये इस तरह के क्षेत्र इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार लद्दाख में वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है? यह प्रश्न पेपर में बन चुका है कि द्रास कहाँ स्थित है? तो द्रास लद्दाख में स्थित है जो बहुत बड़े जो एक पृथ्वी के ठंडे स्थानों में से एक है। अगला बिंदु है लद्दाख का खा पा चांद भी कहते हैं। लद्दाख को खा पा चांद भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि खा पा चांद किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं तथा इसका अर्थ होता है हिमभूमि। अगला बिंदु लद्दाख के वनस्पति जात एवं प्राणी जात। लद्दाख घाटी में सरपत जिसे बिलो कहते हैं एवं पापर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं तथा कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह प्रश्न बन सकता है लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां क्या क्या हैं? तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप तथा कुछ प्रवासी पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है? तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि एंटीलोप का शिकार किस लिए किया जाता है तो शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अगला बिंदु है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बीलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो क्रिकेट का बल्ला सबसे अच्छा किस लकड़ी का बनता है? तो वह सरपत अथवा बीलो की लकड़ी के बनता है। अगला बिंदु है लद्दाख के लोग। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। तो लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। तो वास्तव में लद्दाख में बौद्ध मठ अनेक हैं जो अपने परंपरागत अर्थात बहुत पहले की स्थिति में गोम्पा के आकार से हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामयूरे। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कुछ प्रसिद्ध मठ लद्दाख के हैं हेमिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिक्से, से एवं लामयूरे।
अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में आ चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ए किन दो जगहों को जोड़ता है, तो वह लेह के जोजिला दर्रा को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगला बिंदु है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगा लाचा एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ का मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु था। चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल हम क्लास के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।